नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बना देती है और चुनाव जीत जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग बड़े मुद्दे को भी नहीं उठा पाते जमीनी स्तर तक। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम आईटी सेल, गोदी मीडिया और चुनाव जीतने के ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करके छोटे से मुद्दे को, जो मुद्दा ऐसा नहीं होता कि प्रभावी सिद्ध हो, या यूं कहें कि झूठ के नैरेटिव गढ़ करके वह उसे बड़ा मुद्दा बना देती है। अब देखिए, राहुल गांधी ने मुंबई रैली में शक्ति का नाम क्या लिया। अब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि महिला शक्ति से जोड़ करके, नारी सशक्तिकरण से जोड़ करके राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आज भी, अभी भी रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी के शक्ति के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी बांड मुद्दा, जिसमें 1600 करोड़ से ज़्यादा का घपला किया है, उगाही किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और काले धन को नंबर 1 का धन बनाने के लिए उसे लीगल जामा पहनाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से नकार दिया। तो इतने बड़े 1600 करोड़ रुपए के मुद्दे को विपक्ष नहीं उठा पा रहा है मजबूती से, और सत्ता पक्ष एक छोटे से मुद्दे को, जो कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ा जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से हिंदू धर्म के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, नारी शक्ति के विरोधी हैं। अपनी बात को ऊंची आवाज में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और मुद्दा कुछ भी नहीं होता है, मुद्दा झूठ पर आधारित होता है। शक्ति का मुद्दा उन्होंने उठाया था मुंबई के भाषण में, तो कहा था कि ऐसी शक्तियां हैं जिनकी आत्मा ईवीएम में बसती है, राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है, और वही शक्तियां देश को खोखला कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया था। इसका हिंदू धर्म से या महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे तिल का ताड़ बना दिया और इसी के बहाने राहुल गांधी को घेरना चाहती है। और विपक्ष, बड़े बड़े मुद्दे हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात कही जा रही है भगवा गैंग की ओर से। बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करने की बात अगर कर्नाटक का सांसद भारतीय जनता पार्टी का हेमंत हेगड़े कहता है और विपक्ष के लोग चुप बैठे रहते हैं, तो इसे तो क्या कहा जाएगा कि विपक्ष के लोग चुनाव जीतना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, संविधान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार विवेक देबो राय जिस तरह से लेख लिख करके संविधान को हटाने की मांग, संविधान को बदलने की मांग करता है, उस पर भी चुप्पी साधी रहते हैं विपक्ष के लोग। तो मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों को जमीनी स्तर पर उतार करके सड़कों पर संघर्ष करने का मादा जब तक विपक्ष में नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी और झूठे मुद्दे को, छोटे से मुद्दे को बड़ा सा मुद्दा बना करके, एक नैरेटिव बना करके चुनाव जीतती रहेगी। तो देखना है इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, राहुल गांधी ने जरूर दो बड़ी यात्राएं की हैं, लेकिन बड़ी यात्राएं करने से वोट नहीं मिलता है।
उन यात्राओं में जुटी भीड़ को जब तक आप वोट के लिए राजी नहीं करेंगे, जब तक आपकी टीम जा कर के वहाँ से उन्हें समझाएगी नहीं, जब तक उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने के बाद संविधान खत्म होने, लोकतंत्र खत्म होने की बात समझाएंगे नहीं, तब तक जो भीड़ न्याय यात्रा में इकट्ठा हुई थी वह वोट नहीं दे सकेगी। क्योंकि इस देश की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई अपील करते हैं, भावुक होकर के अपील करते हैं, कभी कभी तो रोने भी लगते हैं, और जितना नज़दीकी दिखाते हैं, हर समुदाय के लोग जिस समुदाय में, जिस क्षेत्र में जाते हैं, उसी क्षेत्र से उनका कनेक्शन जुड़ जाता है, उसी क्षेत्र से उनका पुराना रिश्ता निकल आता है और उसी क्षेत्र की भाषा बोलने लगते हैं, उसी क्षेत्र का पहनावा पहनते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने नब्ज पकड़ लिया है कि कैसे वोट बटोरा जा सकता है, और इस काम में फिसड्डी साबित हुआ है इंडिया गठबंधन और विपक्ष। जब तक नरेंद्र मोदी जिन फार्मूलों को अपना करके चुनाव जीत रहे हैं, उन फार्मूलों पर चलना शुरू नहीं करेगा, सेंटीमेंट से इस देश की जनता के सरोकार को नहीं जोड़ेगा, जब तक उसे जीत हासिल नहीं हो सकती है। मुद्दे बहुत से हो, लेकिन मुद्दे उठाए ही न जाएं, और उन मुद्दों को जनता तक ले जाकर के उन मुद्दों से क्या नुकसान होने वाला है जनता का, यह भी न समझाया जाए, तो निश्चित रूप से जो समझा पाएगा, जो भावनात्मक अपील करेगा, जो छद्म राष्ट्रवाद दिखाएगा, जो गारंटी की बात करेगा, मोदी की गारंटी की बात करेगा, उसी पर इस देश की भोली भाली और अनपढ़ जनता बार बार विश्वास कर लेगी। आपको पता है कि मोदी की गारंटी 2014 में दी गई थी, जितनी गारंटियां दी गई थी एक भी नहीं फलीभूत हुई हैं, और आज नई नई गारंटियां दी जा रही हैं। राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तीसरी इकोनॉमी दुनिया के देशों में बनाने की बात हो रही है। हमारे देश में गरीबी कितना ज़्यादा बढ़ गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। कैसे गुजारा करते होंगे? 5 किलो राशन एक परिवार के लिए कैसे जीने का साधन बन पाता होगा, इसे तो वही लोग समझें। लेकिन ये है कि न तो जीने पाएंगे ढंग से और न मरेंगे। 5 किलो में जान जरूर बची रहेगी। तो गरीबी इस स्तर पर इन 10 सालों में हुई है कि उस गरीबी को ढकने के लिए 5 किलो राशन का जामा उड़ाया जा रहा है, और विपक्ष देख रहा है कि गरीबी से किस तरह से निपटने के लिए, किस तरह से गरीबों के वोट हासिल करने के लिए झूठ का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। योजना आयोग, जिसे मोदी ने नीति आयोग बना दिया, उसने एक आंकड़ा दिया है कि 24-25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से बाहर आ चुके हैं। यानी गरीबों को, 25 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर बना दिया गया है। और इस झूठ को पकड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के पास, विपक्ष के पास कोई भी इरादा नहीं है। क्या इस झूठ को साबित नहीं किया जा सकता है? सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि जब 25,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे से उबर चुके हैं, तो उन्हें क्यों 5 किलो राशन दिया जा रहा है? यह सवाल उठाया जाना चाहिए। इसी तरह से चुनावी बांड में जितना बड़ा घपला भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ता वसूली का काम किया है, कारपोरेट के गर्दन पर तलवार रख करके, बंदूक रख करके उनसे पैसे निकाले गए हैं। जिस कारपोरेट की औकात नहीं है 100 करोड़ की, उसने भी 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो और यह चंदा दादागिरी, जैसे गांव में सड़कों पर, बाजारों में हफ्ता वसूली होती है,
डरवा धमका करके पैसे वसूले जाते हैं, वही काम मोदी की सरकार ने किया है पिछले 10 सालों में। और इस बात को जब तक आप जनता के बीच नहीं लेकर के जाएंगे, कार्यकर्ताओं का हुजूम जनता के बीच में नहीं जाएगा और उन्हें आमने सामने नुक्कड़ सभाएं करके नहीं समझाया जाएगा, तब तक इस पर वोट नहीं मिलने वाला है। और मुद्दा ये इतना बड़ा है कि किसी अन्य प्रजातांत्रिक देश में ऐसी घटना घटी होती तो 24 घंटे के अंदर वहाँ की सरकार गिर गई होती। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावी बांड का इतना बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के पास होता, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, तो अब तक कांग्रेस सरकार को गिरा दी होती। तमाम संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके सरकार को गिरा दिया जाता, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन के 27-28 घटक दल इस मामले पर बहुत नकारात्मक ढंग से लोगों को बता रहे हैं या सिर्फ ट्वीट कर देते हैं और भाषणबाजी कर देते हैं, रैली में बोल देते हैं। अगर चाहे कि इससे गांव और देहात की जनता उनसे प्रभावित होगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। ओबीसी जनगणना और ओबीसी हक अधिकार का मुद्दा भी छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश में बिहार की जनगणना के अनुसार 63% लोग ओबीसी के हैं और इन 63% अगर बिहार में हो सकते हैं तो पूरे देश में भी 60% से कम ओबीसी नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनकी गणना ही नहीं की जाएगी, उनकी गिनती ही नहीं की जाएगी, तो उन्हें हक और अधिकार कैसे मिलेगा? अगर इस चीज को राहुल गांधी ने उठाया है तो इसे भी मजबूती से उठा करके और ओबीसी के बीच जाना होगा, पिछड़े तबके के पास जाना होगा और बताना होगा कि तुम्हारी शक्ति कितनी बड़ी है और तुम गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो राशन पर जिंदा हो। तो जब तक सड़क पर उतर करके गांव, कस्बों, मोहल्लों, चौपालों में जा करके उन्हें समझाया नहीं जाएगा, तब तक उनका वोट हासिल नहीं किया जा सकता है। और दूरदर्शन के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झूठ को कितनी सफाई से बोल जाते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। इससे सीख लेना चाहिए विपक्ष को कि अगर प्रधानमंत्री झूठ की बिसात पर वोट प्राप्त कर लेते हैं तो आप सत्य के बिसात पर वोट हासिल कर सकते हैं, बशर्ते मादा होना चाहिए लोगों को अपनी बात समझाने का। इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं को जब तक रूबरू हो करके, उनके सामने जा करके, नुक्कड़ सभाएं करके, कार्यकर्ताओं को उनके पास भेज करके जब तक आप नहीं समझाएंगे, तब तक सिर्फ भाषण देने या ट्वीट कर देने या फिर शहरों में रह करके और मुद्दों की बात करने से वोट नहीं मिलने वाला। न्याय पत्र निकालने की बात कांग्रेस कर रही है। न्याय पत्र में क्या होगा? वही घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे कहा जाता है, उसको इस बार न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस सामने ला रही है। और न्याय पत्र की जो सबसे बड़ी बातें हैं उसमें युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां, युवाओं को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के साथ साथ 1000 रुपये स्टाइपेंड, महिलाओं को 1 लाख रुपए, हर गरीब महिला को के खाते में 1 लाख रुपए, किसानों को एमएसपी की गारंटी और कृषि के लिए स्वामीनाथन आयोग की सारी बातों को मानने की बात कांग्रेस कह रही है। हिस्सेदारी यानी ओबीसी की हिस्सेदारी और ओबीसी की जनगणना की बात भी न्याय पत्र में होगी। सही है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उस न्याय पत्र को जिसमें
मोदी की गारंटी की तरह उसे लोक लुभावन बनाइए और उसे जनता के बीच ले जाइए, किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच ले जाइए और उन्हें बताइए कि यह आपके भाग्य को बदलने वाला न्याय पत्र है। तब जाकर के इन लोगों का वोट आपको मिल सकता है। दूसरे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से 2-3 बार कहा कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो निश्चित रूप से संविधान लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, मनुवाद को थोपा जाएगा। इस बात को भी सभी रैलियों में, सभी पब्लिक प्लेस पर, गांव में, कस्बों तक इस बात को पहुंचाई जानी चाहिए। घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए कि देश तभी बचेगा जब आप इंडिया को जिताएंगे। अगर एनडीए को जिताएंगे तो यह देश बचने वाला नहीं है। 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं होने वाला है, 2034 और 39 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, साझा संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए अपील करना होगा और 97 करोड़ मतदाताओं से रूबरू होकर के उन्हें समझाना पड़ेगा। और इसके लिए कौन सा प्लान विपक्ष के पास है हमें तो नहीं समझ में आता। सिर्फ रैलियां और भारत जोड़ो यात्रा से जीत नहीं होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा से अगर जीत होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक तो कई बार भारत जोड़ो यात्रा या विश्व जोड़ो यात्रा कर चुके होते। भारत जोड़ो यात्रा का तुरंत फायदा नहीं मिलेगा, न्याय यात्रा का तुरंत फायदा नहीं मिलेगा। इसका दूरगामी लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जब मोदी का आतंक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब लोग सोचेंगे कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में कौन सी बातें कही थी। अगर उन बातों पर हम अमल करते और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को वोट देते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी छल, छद्म, पाखंड, झूठ, नैरेटिव से चुनाव जीतना चाहती है। रो रो करके प्रधानमंत्री भावुक होकर के किस तरह से अपील करते हैं आपने देखा होगा। 2019 के चुनाव में छद्म राष्ट्रवाद का तड़का कैसे लगाया गया। खुद ही सरकार की गलती से 40 जवान मारे जाते हैं और उन्हीं 40 जवानों का नाम ले करके मतदाताओं को संबोधित किया जाता है कि आपका पहला वोट इन वीरों के नाम पर पड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध को भी वोटों में तब्दील करते हैं। और अगर विपक्ष कोई पुण्य का काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई लोक कल्याणकारी काम करने का मन बनाता है, तब भी वो जीत नहीं पाता है, वोट नहीं इकट्ठा कर पाता है। तो सोचना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और उसकी मशीनरी कितना स्ट्रांग है। अगर कांग्रेस सजग होती, अगर कांग्रेस चाहती तो भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर नहीं होती कि वह अपनी ताकत से विध्वंसात्मक तौर तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करती। इस भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देने की उसकी मंशा किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस बात को कोई पुरजोर ढंग से नहीं उठा रहा है। कुछ दलित संगठन, कुछ अंबेडकरवादी संगठन जरूर इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन वह सामाजिक संगठन है, वह राजनीतिक बड़ी सियासती पार्टियां नहीं हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा मुद्दा संविधान खत्म होने का मुद्दा, लोकतंत्र को खत्म किए जाने का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा, साझा संस्कृति को बचाने का मुद्दा बनाना चाहिए। कोरोना काल में कितनी मौतें हुई हैं, 50 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं, इस बात को राहुल गांधी भी स्वीकार कर चुके हैं और WHO भी स्वीकार कर चुका है, आंकड़े जारी करके बता चुका है कि 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं।
और कोरोना काल के बाद लोकसभा का यह पहला चुनाव है जिसमें कोरोना काल को मुद्दा बनाया जा सकता है। जिस समय कोरोना आया था उस समय कोरोना को भगाने, कोरोना को हटाने, कोरोना को समूल नष्ट करने की बात सोचने के बजाय कोरोना का स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताली बजा करके, थाली बजा करके, दिया जला के। इतना बड़ा घिनौना काम, इतना बड़ा अपराध किया और उसके बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस ने इसे कभी मुद्दा नहीं बनाया। न तो राज्यों के चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया, 50 लाख लोग मारे गए, इसे कभी मुद्दा नहीं बनाया गया। ऑक्सीजन तक, वेंटिलेटर तक, दवाइयां तक, अस्पताल तक नहीं उपलब्ध हो पाए थे। अगर ये सब होते, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो 50 लाख लोग नहीं मारे जाते। और अगर मारे भी गए हैं तो उनके परिवार के लोग, उनके परिजन कितना सदमा झेल रहे हैं, कितनी गरीबी जहालत की जिंदगी झेल रहे हैं। उन्हें सहायता राशि भी नहीं दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा था कि जितने भी कोरोना में मारे गए हैं उन्हें सहायता राशि दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। तो क्या ये सब मुद्दे नहीं बन सकते हैं? मुद्दा बनाने का जज्बा होना चाहिए, चुनाव जीतने का जज्बा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करने का मादा होना चाहिए, तब जाकर के लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। बाकी ममता बनर्जी जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग हो गई, नीतीश जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, जयंत चौधरी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम किया है। लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये लोग पश्चाताप करेंगे जिंदगी भर। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है तो उसके लिए इंडिया घटक छोड़ करके, इंडिया घटक को तोड़ करके, इंडिया की मजबूती को तोड़ करके जाने वाले नीतीश कुमार और ममता और जयंत चौधरी जैसे लोगों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति के नाम पर किस तरह से महिलाओं को बरगला रहे हैं, समाज को बरगला रहे हैं। शक्ति शब्द को राहुल गांधी ने क्या कह दिया, उसके आधार पर किस तरह से उसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ रहे हैं, धर्म के वितंडावाद से जोड़ रहे हैं। क्या इसका उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए कि किस तरह से अर्थ का अनर्थ बना रहा है एक प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठ करके झूठ बोल रहा है। जरूर ऐसा किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से चुनाव जीतते हैं, उन सभी ढंग तौर तरीकों का उद्घाटन किया जाना चाहिए, जनता के सामने लाया जाना चाहिए। किस तरह से राजा की जान ईवीएम में बचती है, इसे भी जनता के बीच ले जाना चाहिए और इस देश की जनता को इस देश की वास्तविकता समझाना चाहिए। और देश किस खतरे के दौर से गुजर रहा है, संविधान भी जाने वाला है, लोकतंत्र भी जाने वाला है, धर्मनिरपेक्षता भी जाने वाली है, हमारी साझा संस्कृति भी जाने वाली है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी हैं और आरएसएस है। इस बात को जनता को समझाया जाना चाहिए, तभी चुनाव जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।